गुड मॉर्निंग एमसीएल। नमस्कार दोस्तों, मैं मंगेश शेलार आपका होस्ट आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, पिछले शुक्रवार हमने सीखा वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्री इन इंडिया और आज के इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन का विषय है कॉप 26। कॉप 26 ये कॉप 26 सोचकर शायद आप लोगों को लग रहा होगा कि ये किसी थ्रिलर या किसी मिस्ट्री सिनेमा का कोई टाइटल तो नहीं। जी नहीं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और उतना ही गंभीर विषय है। ये जंग है ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ। लेकिन आखिर ये माजरा क्या है, इस सब से हासिल क्या होगा और हम बीइंग एमसीएल हमारा इस सब में क्या रोल है। दोस्तों, ये और ऐसे कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अब से कुछ ही देर में आपको मिलेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आप लोगों को इस वेबिनार, इस एमसीएल ट्रेनिंग सेशन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूं। दोस्तों, यह वेबिनार एक टेलीविजन प्रसारण की तरह है जिसमें आप सभी मुझे देख और सुन सकते हैं, लेकिन मैं आपको देख नहीं सकता। आप सभी अपना अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लें, अपने साथ एक नोटपैड, एक पेन और पानी की बोतल रखें। इस ट्रेनिंग सेशन के दौरान जो महत्वपूर्ण बातें आप लोगों को बताई और सिखाई जाए, कृपया इसे नोट कर लें। अगर पुअर कनेक्शन की वजह से या और किसी वजह से आपका यह ट्रेनिंग प्रोग्राम मिस होता है तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। दोस्तों, इस प्रोग्राम के खत्म होते ही इसकी ऑडियो और वीडियो फाइल शेयर की जाएगी। आप सभी अपने अपने फ्रंट एंड कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करके इस फाइल को हासिल कर सकते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात दोस्तों, चैट बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक शेयर की जाएगी। आप सभी को इस लिंक पर जाकर आपका फीडबैक हमें भेजना है। याद रखिए, समय समय पर आपके दिए फीडबैक को इंप्लीमेंट करके इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को और बेहतरीन करने का प्रयास होता है और इसीलिए कृपया आप अपना महत्वपूर्ण फीडबैक हमें भेजिए, न भूलिए। तो चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं एमबी वीडियो के साथ।
अब मैं एमसीएल विजन, मिशन और कोर वैल्यूज पढ़ूंगा। आप सभी इसे मेरे साथ दोहराए, जिसके लिए आप सभी के सामने एक स्क्रीन शेयर की जाएगी। तो चलिए पढ़ते हैं एमसीएल के लिए शपथ। मैं मंगेश शेलार मीरा क्लीन फ्यूल्स लिमिटेड का सदस्य हूं और अपने पूरे होश हवास में हमारे संगठन के मिशन और विजन को हासिल करने में इसे सफलता दिलाने की शपथ लेता हूं। मैं एमसीएल के प्रत्येक सदस्य के साथ अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करूंगा और एमसीएल में कभी भी किसी भी सदस्य के साथ उसकी जाति, धर्म, नस्ल, संप्रदाय, बोली, शैली, मत और सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक अक्षमता के आधार पर भेदभाव नहीं करूंगा। मैं संगठन के मिशन को हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा और अपने संगठन को समृद्ध बनाऊंगा। मैं वादा करता हूं कि संगठन की संस्कृति की रक्षा करने के लिए सभी कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों को पूरी अखंडता, योग्यता और समर्पण के साथ पूरा करूंगा। मैं हमेशा एमसीएल के प्रमुख मूल्यों, नीति संहिता और आचार संहिता का पालन करूंगा और उसके खिलाफ किसी भी तरह के गलत आचरण के लिए हर कार्रवाई के लिए तैयार रहूंगा। मैं न्यायोचित आदेशों का पूरी ईमानदारी के साथ पालन करने और काम में किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहने का वादा करता हूं। एमसीएल विजन 2030 तक भारत को ईंधन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना। लक्ष्य, एमसीएल एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है जो ऊर्जा, पर्यावरण और आम लोगों को सशक्त बनाने के लिए समर्पित है। बुनियादी मूल्य, नवाचार, कुछ नया करना है तो पुराने तौर तरीकों से काम करना बंद करें। पर्यावरणवाद, अगर पर्यावरणवाद के हित में सोचना कोई सिद्धांत है तो इससे बेहतर सिद्धांत दूसरा नहीं हो सकता। देशभक्ति, यह केवल भावना की बात नहीं बल्कि अपने देशवासियों की सेवा करने की योग्यता की बात है। नैतिक आचार संहिता, निष्ठा, हम अपने व्यवसायों में निष्पक्ष, ईमानदार, पारदर्शी रहेंगे और हम केवल सही काम करेंगे, भले ही कोई भी आसपास न हो। जिम्मेदारी, हमें जो काम सौंपा गया है उसके लिए हम 100% उत्तरदायी होंगे। साथ ही हम अपने ग्राहक, कर्मचारी, सदस्य, पूर्तिकार और समुदाय सहित सभी हितधारकों के प्रति उत्तरदायी होंगे। अनुराग, हम हर कार्य को मन लगाकर पूरे ध्यान के साथ करेंगे ताकि हमारे उत्पादन, हमारे नवीनीकरण, हमारे परिचालन और व्यवसाय के काम में सबसे ऊंचा मानदंड और गुणवत्ता का पालन हो सके। आदर, अपने सभी हितधारकों के प्रति हम हमेशा विनम्र और भरोसेमंद बने रहेंगे ताकि अपने हर चरण में अपनी प्रगति कर सके। मानवता, हम अपने व्यवहार से यह दिखलाएंगे कि हमारा एक ही धर्म है, मानवता की सेवा। आचार संहिता, हमारे एमसीएल के मिशन को हासिल करने के लिए एमसीएल से जुड़े हर व्यक्ति को आजीवन इस आचार संहिता का पालन और प्रचार करना चाहिए। गोपनीयता अनुरक्षण, एमसीएल आपको बहुमूल्य जानकारी सिखाती है और बांटती है। उस गोपनीय जानकारियों को अपने परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों सहित किसी भी व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए। आपको जो डिजाइन, ड्राइंग और दस्तावेज बताए और दिए गए हैं उन्हें किसी भी व्यक्ति के साथ बांटने के लिए ईमेल न करें और ना ही इसकी फोटोकॉपी तैयार करें। जितनी जल्दी हो सके घमंड करना छोड़ दें। हमेशा शांत, विनम्र और सभ्य बने रहे। आलोचना, बुराई और परिवाद करना बंद कर दें। एमसीएल समुदाय में किसी भी व्यक्ति के बारे में बुरी बात न करें। एमसीएल के हितधारकों के बीच हर तरह के आर्थिक व्यवहार को लेकर हमेशा पारदर्शी बने रहे। याद रखें कि हमेशा धनराशि आपके द्वारा किए गए कष्ट की प्रतिफल होगी। किसी भी प्रकार के प्रतिस्पर्धी कारोबार, एमएलएम, धर्म या राजनीति को बढ़ावा देने वाली बातों की हमारे समुदाय में बिल्कुल भी अनुमति नहीं है। समय निष्ठा सफलता की कुंजी है। एमसीएल समुदाय में द्वारा बुलाई गई हर बैठक के लिए सभी को समय पर उपस्थित रहना चाहिए। ज्येष्ठ और वरिष्ठ जनों के लिए आज्ञाकारी रहे। समुदाय के साथी सदस्यों, कनिष्ठों और महिलाओं की सुरक्षा करें। आपके साथ हर व्यक्ति को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। वास्तविक और निष्ठावान प्रशंसा करें। हमेशा अपने आसपास के लोगों को उनके सकारात्मक गुणों की अन्वेषणा के माध्यम से प्रेरित करें और उन गुणों के बारे में सार्वजनिक रूप से प्रचार करें। समुदाय के साथी सदस्यों पर नजर रखें। यदि आपको कोई सदस्य नियमों का उल्लंघन करता हुआ नजर आता है
तो कृपया इसे लिखित रूप से प्रशासन की जानकारी में लाने से न हिचकिचाएं। उल्लंघन करने वालों को सख्ती से दंडित, निलंबित, निष्कासित किया जाएगा। दोस्तों, अब समय हो चुका है हमारे आज के थॉट ऑफ द डे यानी कि आज के सुविचार का। और आज का हमारा सुविचार है, फर्स्ट थिंक, सेकंड बिलीव, थर्ड ड्रीम एंड फाइनली डेयर। मतलब पहले सोचिए, फिर उसके बाद उसके ऊपर विश्वास कीजिए, फिर सपना देखिए और अंत में उस सपने को हासिल करने के लिए जी जान मेहनत कीजिए, टूट पड़िए। दोस्तों, इसी के साथ अब हम अपने कार्यक्रम को अगले चरण के ओर ले जाते हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है, इफ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट वेल, दैट मीन्स यू हैव नॉट अंडरस्टूड इनफ। अगर आप किसी चीज को ठीक तरह से समझा नहीं पाते, इसका मतलब आप उस चीज को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हो। दोस्तों, और हर शुक्रवार हम इसका प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं। हमारे आने वाले स्पीकर केवल 8 से 10 मिनट के स्लॉट में विषय को सहज, सुंदर और सरलता से हमारे सामने रखते हैं और हमारे दिल को वो सारी बातें छू जाती है, हमारा उत्साह बढ़ता है। यही वजह है कि हमें उनका इंतजार होता है और उनके उस कहानियों का उत्सुकता भी होती है। तो चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं उस दमदार स्पीकर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एमसीएल, मिस प्राची ढोले। नमस्कार। एमसीएल परिवार में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ और चलिए हम बढ़ते हैं आज के वेबिनार सेशन की ओर। जैसे कि मैंने लास्ट वेबिनार सेशन में आप सबको बोला था कि भारत एक विभिन्नता से संपूर्ण देश है, जहाँ पे आपको हर एक कोने, हर एक नुक्कड़ में कुछ ना कुछ डिफरेंट दिखाई पड़ेगा। उसी तरीके से वो विभिन्नता का एक अविभाज्य घटक है, वो है भारत के आदिवासी, यानी भारत के डिफरेंट ट्राइब्स। और आदिवासी अगर हम इनको समझते हैं, वर्ल्ड वाइज उसका ये लेते हैं, तो ऐसे वासी भारत के जो बहुत सालों से यहाँ पे रहते हैं। वैसे तो हम भी बहुत सालों से यहाँ पे रहते हैं, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, इसको अभी भी अपने साथ में जोड़ के रखा है। आज भारत में 10% यानी 10 करोड़ आबादी भारतीय आदिवासी की है। और आपको ये जान के बहुत ताज्जुब होगा कि अगर पूरी दुनिया में आप ये देखते हो कि ऐसे कौन से आदिवासी है जो अभी भी कई सालों से वैसे ही रह रहे हैं, तो आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे एक आदिवासी ट्राइब्स ऐसी है कि जो आज से लाखों साल पहले जैसे के वैसे ही रह रही है। भारत का अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आपको पता होगा, वहां पे जारवा नाम की एक ऐसी ट्राइब है, एक ऐसी आदिवासी जमात है जिनका आज तक पूरे दुनिया के साथ में कोई ताल्लुकात नहीं है, जिनको आज भी ये पता नहीं कि खेती कैसे करते हैं, जिनको आज भी ये पता नहीं कि आग नाम की कोई चीज होती है। और ये आदिवासी कई लाखों सालों से वैसे ही रह रहे हैं। कई बार हमने भारत देश के कुछ वहाँ के फिशरमैन, उन्होंने उनके साथ में कांटेक्ट करने का ट्राई किया, यही नहीं बल्कि डिफरेंट देश से लोग अंडमान निकोबार आते हैं उनको देखने के लिए और उनके साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने के लिए। लेकिन उनको लगता है कि हम लोग कुछ अलग है, और जैसे ही कोई उनके पास में आने का ट्राई करता है, वो उन्हें अभी भी उनको लगता है कि हमें धोखा और उन्हें भी मार डालते हैं। तो इस तरीके से उनके पास जाना, उनको समझाना आज भी हमारे लिए बहुत कठिन है। एक बार इंडियन आर्मी ने उन कुछ आदिवासियों के साथ में कांटेक्ट एस्टेब्लिश करने का ट्राई किया था और उन्हें अपने बस्ती में लेके आए, लेकिन उनकी जो पूरी बॉडी है, जो जीन्स है, वो समुद्र के पानी, मछली और वो प्राणी को उसके ही वो सहन कर सकते हैं, वो ये पर्यावरण को सहन नहीं कर पाए और वो उनको फिर से रिटर्न भेज दिया गया। तो इसी तरीके से भारत जैसे विभिन्नता है, वैसे ट्राइब्स जो है भारत की, वो भी बहुत पुरानी है। भारतीय आदिवासी जंगल, और जब जब भारत देश में कई डिफरेंट लोग आए और उन्होंने अपनी सत्ता प्रस्थापित की, तभी ये आदिवासी भारतीय लोगों के साथ में ठाम जो है वो एकदम निष्ठा से खड़े रहे, चाहे वो महाराणा प्रताप हो अगेंस्ट मुगल या ब्रिटिश हो। ब्रिटिश जब भारत में आए और जब उन्होंने अपना जितनी भी संपत्ति भारत की जो जमीन पे अवेलेबल थी वो यूज कर दी,
उसके बाद में उनको ये पता था कि भारत की असली संपत्ति भारत के जंगल में है, और इसीलिए उन्होंने भारत की जंगल की जो जमीन है उसके लिए एक 1882 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट बनाया, जिसके तहत उनका जो उनकी जो ये थी, मतलब जो पावर्स थे वो फॉरेस्ट पे बढ़ गए थे। और आदिवासी को जो उनकी संपत्ति थी, जल, जमीन, उसके ऊपर ब्रिटिश इंट्रूशन कर रहे थे। और ऐसे ही वक्त में एक वीर की जन्म हुआ, जिसको हम धरती पुत्र भी बोल सकते हैं, और उनका नाम था बिरसा मुंडा, जो कि आदिवासी ही थे और जिनका जन्म है वो 15 नवंबर को हुआ था। उन्हीं को सम्मानित करते हुए इस साल 2021 में भारत ने प्राइड ट्राइब डे यानी आदिवासी गौरव दिवस ये प्रस्तापित किया है, और ये इस दिन हर साल मनाया जाएगा। अभी जो बिरसा मुंडा थे वो आदिवासी थे, उनका जन्म बिहार झारखंड के जंगल में हुआ था, लेकिन उनको पढ़ने में रुचि थी, तो इसीलिए वो पढ़े। और जब वो स्कूलिंग करने लगे तब उनको पता चला कि ब्रिटिश ने जो ये एक्ट निकाला है जिसकी वजह से आदिवासी को बहुत तकलीफ पहुंच सकती है, वो स्कूलिंग छोड़ के फिर से अपने आदिवासी जो भाई है उनके साथ आ गए, और उन्होंने उसके रिलेटेड एजुकेशन दिया, और उनको ये बताया कि हमें एकत्रित संगठित होना पड़ेगा अगर हमें अपने जंगल बचाने हैं। और इसीलिए उन्होंने 3 साल ब्रिटिश के खिलाफ एक उलगुलान जिसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन छेड़ा, जिसमें 1000 से ज्यादा भाई बहन उनके साथ में, आदिवासी भाई बहन उनके साथ में थे। अल्टीमेटली जब ब्रिटिश ने हर एक चीज ट्राई की उनको पकड़ने के लिए, देन कुछ भी नहीं हो रहा था, तो उन्होंने सिर्फ 500 रुपए का इनाम रखा उनको पकड़वाने के लिए। और सिर्फ 500 रुपए के लिए किसी ने उनका सही पता बताया और उनको ब्रिटिश ने कैद कर लिया, और ये आंदोलन जो है वो किसी तरीके से उन्होंने अपने कंट्रोल में कर लिया। और जब हम आज के दौर में बात करते हैं तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से जो भी जंगल है वो कटते हैं और जंगलों में आदिवासी रहते हैं, तो उनका माइग्रेशन आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हम सबके लिए बन गया है। आज 50% भारतीय आदिवासी का माइग्रेशन हो गया है। उनके जो पारंपरिक काम थे, खेती करना और वो फल फूल बेचना, वो कम हो गए हैं, और वो भी कहीं शहर में आके बस चुके हैं। ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से, ये सिर्फ भारत की परिस्थिति नहीं है, आज पूरे देश में भी जो है वो 10% आदिवासी पूरे देश दुनिया में पाए जाते हैं। और इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी जो है वो अफ्रीका खंड के तांजानिया देश में से एक हजोबे नाम की ट्राइब है, उनकी है, जो आज के 40,000 साल पहले से हंटिंग यानी हंटर्स के ट्राइब के नाम के जाने जाते हैं। और जब उनका ऐसे हुआ कि उनकी जो जंगल थे वो 90% टांजानिया ने खेती के लिए या अन्य कारण के लिए यूज कर लिए थे। इसके बाद में जो उनके लीडर है, जो उनको पता चला कि अभी मुझे मेरा फॉरेस्ट जो है उसको सेव करना है, तो उन्होंने फॉरेस्ट एक्ट के अंडर वहां पे लोकल अथॉरिटी के साथ में मिलके अपनी जमीन जो है वो कंजर्व किया। और कंजर्व करने के बाद में उन्होंने सिर्फ उसे कंजर्व नहीं किया, बल्कि वो जमीन को फॉरेस्ट एक्ट के अंडर कंजर्वेशन के बाद में उन्होंने कार्बन क्रेडिट्स क्रिएट किए, और कार्बन क्रेडिट्स बेच के उनको कई डॉलर्स मिले। वो कई डॉलर से उन्होंने अपने फॉरेस्ट गार्ड्स बनाए, जिनके वजह से वो अपने फॉरेस्ट का संरक्षण कर सके। और इसीलिए उन्होंने यूनाइटेड नेशंस ने 2019 में एक इक्वेटर प्राइज अंडर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, इसके लिए उनको वो प्राइज भी दिया। आज दुनिया के हर एक कोने में सबको लगता है कि वो अपने भगवान की संरक्षण करें। उसी तरीके से आदिवासी आज भी उनके लिए भगवान नेचर है, वो नेचर की ही पूजा करते हैं, और नेचर से जो भी मिलता है वो उसको प्रसाद समझ के वो अपना गुजारा करते हैं। जैसे कि सर पहले अपने स्लाइड्स में बता दे रहे कि अगर फल भी है तो आदिवासी वो फल के लिए इंतजार करता है कि कब वो जमीन पे गिरे, बिकॉज उनका ऐसा बोलना है होता है कि अगर वो जमीन पे गिरा तो मेरा है, तब तक वो नेचर का है और नेचर का ही रहेगा। इस तरीके से उनकी सोच है, जो हमारे भी जीन्स में है, जिसको हमें आगे लेके जाना है और नेचर का संरक्षण करना है। एमसीएल ये भली बात ही जानती है, बिकॉज एमसीएल का फाउंडेशन ही नेचर के लिए हुआ है, और नेचर अल्टीमेट पावर है। इसीलिए एमसीएल का मिशन है कि हम हर एक गांव में, हर एक तालुका में एक ऐसी मूल्य श्रृंखला विकसित करें जो कि पर्यावरण के लिए समर्पित हो। और उसी मूल्य श्रृंखला का नाम है एमसीएल बायोफुल एस्टेट प्रोजेक्ट, जो कि ना सिर्फ इंडिया के लिए बट आई वुड से कि पूरे दुनिया के लिए नेचर कंजर्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन बन सकता है।
और इसी प्रोजेक्ट को और ये सोल्यूशन को अच्छे तरीके से समझने के लिए अभी मैं एक ऐसे व्यक्ति को बुलाना चाहूंगी जो सिर्फ ये बोलते नहीं है कि हमें पर्यावरण का संरक्षण करना चाहिए, बट उनके वो हमें सॉल्यूशन भी बताते हैं कि किस तरीके से हम ये संरक्षण कर सकते हैं। जो सिर्फ ये नहीं बोलते कि मुझे करना है, बट इनको पता है कि हर एक गांव के सदस्य अगर इसमें सहभाग हुआ तो ही ये पॉसिबल है। और ये संरक्षण और उसका सॉल्यूशन सिर्फ भारत देश के लिए नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये बताने के लिए अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारे एमसीएल के रचनाकार, सलाहकार और शिल्पकार डॉक्टर श्याम गोलब सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू वेरी मच। एंड दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर श्याम गोलब फिर से एक बार आपका ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का, यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों दुनिया में कई सारी चीजें ऐसी होती है जिसके बारे में हमें लगता है कि ये तो अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे चल रहा है, हमारा इनसे ज्यादा कोई संबंध नहीं है। वो अंतरराष्ट्रीय हो सकती है, राष्ट्रीय हो सकती है, उसके बारे में खबरें आती है, टीवी में दिखाया जाता है, लेकिन हम लोग उसके बारे में ज्यादा सोचते नहीं, ना उसके बारे में ज्यादा समझते हैं। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी बहुत बड़ी लेवल की जो भी चीज है वो बनती है छोटे छोटे एफर्ट्स के साथ, छोटे छोटे चीजों के साथ। हम जो भी काम करते हैं, जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, इलेक्शन। हमें लगता है कि एक मेरे वोट से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। वैसे ही ये जो चीज जो हमारे आजू बाजू हो रहा है, पूरी दुनिया अगर उसके बारे में बार बार बात कर रही है, बार बार पूछ रही है, तो उसके बारे में समझना बहुत जरूरी है। दूसरी ऐसी बात है कि इस आधे घंटे में या 30-40 मिनट्स में जो भी टॉपिक्स मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं तो सिर्फ इसमें ओवरव्यू दे सकता हूं, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है, विनती है कि आप इसके बारे में खुद भी पढ़ाई किया कीजिए, जाइए देखिए एक्चुअली क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और कैसे हम इसे बेहतर बना सकते हैं। और इस प्रोसेस में आप सभी लोग एक बेटर, एक एजुकेटेड, लर्नेड ऐसे एंटरप्रेन्योर करके सामने आएंगे। और इसका आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ कोई संबंध नहीं। आप इसको कन्नड़ी में पढ़िए, गुजराती में पढ़िए, हिंदी में पढ़िए, मराठी में पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन पढ़िए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों इसके पहले, आज के टॉपिक से पहले एक मैं आपको बताना चाहूंगा, और वो है आज गुरु नानक जयंती है और आप सभी को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज की टॉपिक को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा एक संगठन को जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ये ऐसा एक संगठन है पूरी दुनिया में जो बना है दुनिया के सभी राष्ट्रों का। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, या जिसे हिंदी में हम लोग संयुक्त राष्ट्र महासंघ कह सकते हैं। और ये बना 1945 में, इसका जन्म हुआ 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ। तो आने वाले दिनों में अगर कोई भी मसला हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसका हल, उसका सॉल्यूशन साथ में मिलके हम लोग करें। इसके आगे कोई भी युद्ध ना हो, इसीलिए इस संगठन का निर्माण हुआ। जब इस संगठन का जन्म हुआ तब 50 देश थे जिन्होंने इस संगठन में इसमें शामिल हुए। लेकिन आज की तारीख में दुनिया के सभी जो देश है ये इसका हिस्सा है, ये इसके साथ जुड़े हुए हैं, इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। और इस संगठन का अगर उद्देश्य आप देखेंगे तो उसका उद्देश्य यही है कि इस पूरी दुनिया के अंदर जो भी चीजें हैं, जो भी अभी विकास हो रहा है, वो इस तरह से विकास करे कि वो सस्टेनेबल हो। जब हम लोग विकास की बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, काम की बात कर रहे हैं, तो वो ऐसा काम हो कि जिसमें दुनिया के सभी लोगों का समान, संतुलित ऐसा विकास हो। ये यूनाइटेड नेशंस ने इसके लिए 17 ऐसे लक्ष्य रखे। इस 17 लक्ष्यों में हमारे जो कॉमन, जो रोटी कपड़ा मकान, उससे लेके जो बहुत डिफिकल्ट ऐसी चीजें हैं, यानी पानी के नीचे का पर्यावरण, जमीन के ऊपर का पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज, इन सभी चीजों को रखा है और इन सभी को चीजों के लेके उनके लक्ष्य बने हुए हैं। तो दोस्तों यूनाइटेड नेशंस का यही
मकसद है कि इन सभी चीजों का हम लोग ख्याल रखें, और इसीलिए उनकी एक अलग अलग सबकी शाखा है जो इसमें काम करती है। आज जिस चीज के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उसका नाम है UNFCCC, यानी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। कन्वेंशन यानी सम्मेलन। दोस्तों ये यूनाइटेड नेशंस का बहुत अहम एक शाखा या ब्रांच बन चुका है जो क्लाइमेट चेंज के बारे में काम करता है, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे जैसे अभी दिन बढ़ते जा रहे हैं ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग और इंपॉर्टेंट बन चुका है। क्योंकि दोस्तों आज ग्लोबल वार्मिंग के चीजों के बारे में हम लोग तो समझते हैं, उसी के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर चर्चा करने के लिए, इसको समझने के लिए सबसे पहली परिषद या कॉन्फ्रेंस जो बनी थी वो 1992 में थी। अगर UNFCCC इसकी मैं बात करूं तो इसके फुल फॉर्म में आपने देखा होगा एक कन्वेंशन से शुरुआत हो गई, यानी एक सम्मेलन के साथ शुरुआत हुई, एक कॉन्फ्रेंस के साथ हुई। जैसे हम लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्नेह सम्मेलन करते हैं, उस तरह से सभी देश के दुनिया के देश आए और इन्होंने इस ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर सोचा, और सभी ने मिलके एक डिसीजन लिया कि हम लोग सब मिलके इस ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करेंगे और पूरी दुनिया को, धरती को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे। तो ये उन्होंने फैसला किया, लेकिन करना क्या है, इसके लिए उन्होंने सोचा कि हर साल हम लोग सभी देश मिलके आएंगे, इकट्ठा आएंगे और इसके बारे में काम करेंगे, और उसी चीज को बोलते हैं COP, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। पार्टीज यानी ये सभी देश जब आते हैं, मिलते हैं और जो कॉन्फ्रेंस करते हैं उसे ही हम लोग कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज या COP। लेकिन इसका नाम अगर आप देखेंगे तो यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऐसा रखा गया है। तो जब 1992 में सबसे पहली बार इन्होंने इसके बारे में सोचा और काम करना शुरू किया तो उसको कहते हैं COP की शुरुआत। उसके बाद 93 में जर्मनी में नेक्स्ट कॉन्फ्रेंस हो और उसे कहते हैं COP1। तो COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, और उसके आगे का जो भी नंबर रहता है वो ये दर्शाता है कि कितवा सम्मेलन है, कितवी कॉन्फ्रेंस है। और इस कॉन्फ्रेंस का, इस सम्मेलन का, या ये जो अभी बढ़ रही है, ये जो शाखा है यूनाइटेड नेशंस की, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका लक्ष्य क्या है? तो दोस्तों लक्ष्य वही है जो MCL का है। आज MCL के तहत हम सभी लोग एक बिजनेस का एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट करके काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सालों पहले जब मैंने और मेरे कुछ साथियों ने इसके ऊपर काम करना शुरू किया तो हम ये बिजनेस करके हमने इसमें काम नहीं शुरू किया था। हमारा सिर्फ एक ही मकसद था कि इस दुनिया को, इस धरती को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाए। तब ये ईंधन इतना महंगा भी नहीं था जितना आज हम लोग देख रहे हैं, और इसके साथ ये हमारे जो किसान हैं सभी लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा अच्छी एक जिंदगी हम लोग दे, इसके लिए हम लोगों ने काम शुरू किया। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो MCL का जो विजन और मिशन के साथ MCL काम कर रही है, लगभग उसी विजन और मिशन के साथ UNFCCC यानी यूनाइटेड नेशंस की ये शाखा भी काम कर रही है। और वो क्या है, तो फोकस्ड है कि इस दुनिया को इस ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। ये एक सिंगल फोकस के साथ ये लोग काम करते हैं। तो उसके लिए ये भी समझना जरूरी है कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी ये हमारे यहाँ जो पृथ्वी है और बाजू में जो उसका पर्यावरण है, जिसे हम वातावरण भी कहते हैं, ये वातावरण में जो तापमान है वो बढ़ रहा है और उसको हम लोग कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये कैसे बढ़ रहा है? तो आमतौर पे क्या होता है कि सूरज की किरणें आती है, जो ऊर्जा आती है और वो ऊर्जा चली जाती है। सिर्फ थोड़ी सी ऊर्जा यहाँ रहती है जो हमें सबको ऊर्जा प्रदान करती है, जो वनस्पति वगैरह जो ऊर्जा लेती है उससे लेती है। अगर आप लेफ्ट साइड में जो पिक्चर है, जो चित्र है वो देखेंगे तो आप देखेंगे कि आने वाली जो ऊर्जा है वो जो तीर है उसमें दिखाई गई है लाल तीर में, और जाने वाली जो ऊर्जा है वो पीले तीर में दिखाई गई है। नॉर्मली आम ऐसा होना चाहिए कि उसमें से सिर्फ 3 तीरों में से एक तीर नीचे रह रहा है और 2 तीर ऊपर जा रहा है, यानी जो ऊर्जा सूरज से आ रही है वो जा भी रही है, थोड़ी सी यहां रह रही है जो इस प्राणी मात्र सबको, सजीवों को लगती है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, राइट साइड में अगर आप देखोगे तो वहां तीनों के तीनों तीर जो बाहर जाने चाहिए, उसमें से 2 बाहर जाने चाहिए, वो तीनों अभी नीचे आ रहे हैं। इस वातावरण में कुछ गैसेस, कुछ वायु ऐसे निर्माण हो रहे हैं जो वायु इस ऊर्जा को पकड़ के रखते हैं, उसको छोड़ते नहीं है
और इसे हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ये वायु। और अगर एक वाक्य में यूनाइटेड नेशंस का, इस UNFCCC का अगर कोई ऑब्जेक्टिव है, अगर कोई लक्ष्य है, तो उसका लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि ये जो वायु अभी ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं ना, उसको नियंत्रित करना, उसको स्टेबलाइज करना। ये एक ही सिंगल मकसद है। आप कहीं भी जाओगे, कोई भी डॉक्यूमेंट पढ़ोगे, तो यूनाइटेड नेशंस का, UNFCCC का सिंगल ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ये लाइन है। वो लाइन क्या है कि ये जो पूरे पर्यावरण में, दुनिया में पर्यावरण में जो मनुष्य का हस्तक्षेप हो रहा है, उसको बंद करना। ये जो हम लोग आज पूरे पर्यावरण को हम लोगों ने डिस्टर्ब करके रखा है, उसको बंद करना। और वो कैसे? तो ये जो वायु हमने देखे, इस वायु को स्टेबलाइज करके। और इसलिए फिर उन्होंने एक टारगेट रखा है कि कितना, कौन सा देश कितने वायु छोड़ रहा है, उसके लिए बेस लाइन ईयर कौन सा है? 1990। तो ये जब भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, ये जब भी आते हैं, डिस्कशन करते हैं, कोई एक्शन प्लान बनाते हैं, तो उस एक्शन प्लान का जो बेस लाइन होता है वो है 1990। अगर उन्होंने कहा कि भारत देश को कार्बन डाइऑक्साइड या ये जो गैसेस है उसको इतना कम करना है, तो कितना कम करना है? तो वो टारगेट क्या देंगे कि आपका 1990 में जितना था उससे आपको इतना करना है। तो पूरी दुनिया के देश को जो टारगेट दिया जाता है वो है 1990 में जो आप करते थे उत्सर्जन इस वायु का, उसके ऊपर। और ऑफ कोर्स दूसरी जो चीज है जिसके ऊपर सभी पूरी दुनिया और यूनाइटेड नेशंस काम कर रही है, वो है टेम्परेचर। अब ये ग्लोबल वार्मिंग यानी पूरी दुनिया का अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कितना होना चाहिए, कितना हमारा टारगेट होना चाहिए? तो दोस्तों पूरी दुनिया का और यूनाइटेड नेशंस का टारगेट है कि हम इस तापमान को, जो प्री इंडस्ट्रियल जो तापमान था, उससे ज्यादा कितना बढ़ना चाहिए? तो मैक्सिमम 2 डिग्री सेल्सियस। और कब तक? 2100 तक। 2100 तक, 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम 2 डिग्री सेल्सियस से आगे चले जाएंगे तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। और हम लोग बहुत तेजी से जा रहे हैं। अभी तो यूनाइटेड नेशन और UNFCCC का एक ही मकसद है, पेरिस एग्रीमेंट का एक ही मकसद है कि 2 डिग्री से भी बहुत कम होना चाहिए, और वो होना चाहिए 1.5 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि हम जिस तरीके से अभी हम लोग काम कर रहे हैं, अगर वैसे ही चलता रहा तो ये तापमान 2.7 इतना बढ़ जाएगा। और आप सोच नहीं सकते क्या होगा अगर ये 2.7 बढ़ गई। ये दुनिया बचेगी नहीं। दूसरा, अगर हम लोग जो एफर्ट्स कर रहे हैं सब लोग मिलके, अगर उसमें काम करें तो ये टेम्परेचर बढ़ेगा 2.4। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशन काम करे कि 2.4 भी बहुत ज्यादा है, जो आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी हम लोग आज हमारे देश की भी बात करें तो उत्तराखंड से लेके केरला तक हम लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो भी यूनाइटेड नेशंस का ये फोकस है कि इस टेम्परेचर को 1.5 डिग्री सेल्सियस प्री इंडस्ट्रियल, यानी ये इंडस्ट्रियलाइजेशन जब नहीं हुआ था तो उसके आगे इतना ही रखें। इस सब की शुरुआत, जैसे मैंने कहा, एक सम्मेलन के साथ हुई, एक कॉन्फ्रेंस के साथ हुई। ये कॉन्फ्रेंस पहली बार 1992 में हुआ, ये ब्राजील में हुआ। और तब पूरे देशों ने ये डिसाइड कर लिया, निर्णय लिया और साइन भी किया, हस्ताक्षर भी किए। लगभग 155 देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर किए कि हम इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे, हम पूरे अपनी एक प्लानिंग करेंगे और इसको कम करेंगे। और इसे हम इसकी ऐसी शुरुआत हुई COP की। तो उसके बाद हर एक साल एक COP होता है, एक कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, और हर साल वो कुछ ना कुछ डिसाइड करते हैं, कुछ निर्णय लेते हैं, अपना एक्शन प्लान को बेहतर करते हैं। लेकिन पूरी इस हिस्ट्री में, यूनाइटेड नेशन की हिस्ट्री में आज तक जितना भी टाइम हुआ है, उसमें सिर्फ 3 कॉन्फ्रेंसेस इंपॉर्टेंट है। एक तो ये जिसको हम लोग अर्थ समिट भी बोलते हैं, दूसरी वसुंधरा परिषद बोलते हैं, दूसरी ये 1997 की क्योटो प्रोटोकॉल जो जापान में हुई। दोस्तों वो इसलिए जरूरी है कि अब तक 92 से लेकर 97 तक कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं थे, कोई ठोस ऐसा एक्शन प्लान नहीं था कि एक्चुअली करना क्या है ये डिफाइन नहीं था, लक्ष्य टारगेट्स रखे नहीं गए थे। 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल पहली ऐसी परिषद थी कि जिसमें पूरी दुनिया को, देशों को ये टारगेट दिए गए और लगभग सभी देशों ने इसके ऊपर काम सब साइन किया। और उसके बाद अब ये क्योटो प्रोटोकॉल होना था 2020 तक,
लेकिन बीच में एक परिषद जिन्होंने ये सभी चीजों को बहुत बदल के रख दिया, वो थी पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस में जो सीओपी हुई थी वो जो 2015 में फ्रांस में हुई थी। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारे ऐसी हर साल सीओपी होती है, हर साल ऐसी कॉन्फ्रेंस होती है। अब इस यूनाइटेड नेशंस के ये सभी जो देश है, ये सभी देश 3 कैटेगरी में उनको आम कैटेगराइजेशन करते हैं। एक तो वो देश जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप्ड है। दूसरी कैटेगरी एक वो देश कि जिनकी इकोनॉमी पूरी तरह से डेवलप्ड है और इनके पास काफी पैसे भी है कि जो गरीब लोगों को या बाकी के ऐसी जो काम हो रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर, उसको पैसे दे सकते हैं या उनको थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। और इनको कहते हैं कि डेवलप्ड नेशन विथ स्पेशल फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तीसरी जो कैटेगरी है वो डेवलपिंग नेशन, जो अभी तो बहुत ज्यादा उत्सर्जन नहीं कर रहे, बहुत ज्यादा पोल्यूशन नहीं कर रहे, लेकिन आने वाले दिनों में कर सकते हैं। और उनको ये जो डेवलपमेंट है वो प्रदूषण के साथ देख के करनी है। इसके अलावा इसकी कुछ एक कैटेगरी है एनेक्स 1, एनेक्स 2, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्योटो प्रोटोकॉल से। क्योटो प्रोटोकॉल यानी ऐसा एक प्रोटोकॉल, एक ऐसी ब्लूप्रिंट, ऐसा टारगेट ब्लूप्रिंट, ऐसा यूनाइटेड नेशंस ने बनाया कि जो पूरे दुनिया में अभी तक चल रहा था, जिसके ऊपर ये सभी टारगेट्स, ये सभी काम कर रहे हैं। और इस क्योटो प्रोटोकॉल में क्या हुआ, तो उन्होंने कहा हर देश को अपना टारगेट्स दिया। क्या टारगेट दिया कि आपको अपने ये जो गैसेस है वो कितने कंट्रोल करने। जैसा मैंने कहा कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना है तो स्पेसिफिक बोलिए ना, तो स्पेसिफिक यानी कौन से वो गैसेस है, कौन से वो वायु है जो इसको कराते हैं। तो ये 6 कैटेगरी है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में सबसे पहले तो उन्होंने वो 6 गैसेस वो कंफर्म किए, वो डिफाइन किए कि देखो ये 6 गैसेस है, आप सभी देश को ये 6 गैसेस के ऊपर काम करना है। और वो गैसेस कौन से, यही कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर फ्लोराइड। और 2 कैटेगरीज है, वो एक गैस नहीं है तो उसकी कैटेगरी है, उसे कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन। तो ऐसे 6 टाइप के गैसेस है जिनको कम करना था। और इसमें अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड 76% इतना ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग कराता है। यानी जितना भी आप ये देख रहे हैं, जितना भी अभी डैमेज हो रहा है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड, जो 76% का 65% आता है कहां से, ये ईंधन से। 65% ये जो बर्बाद करने वाला गैस तैयार हो रहा है, ये अपने ईंधन की वजह से हो रहा है। और आज हम सभी लोग जो काम कर रहे हैं, ये बस इस ईंधन को रिप्लेस करने वाला ही काम कर रहे हैं। और बचा हुआ जो 11% है वो आता है फॉरेस्ट्री और लैंड यूज से। उसमें ये केमिकल फर्टिलाइजर का यूज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम लोग कम करेंगे तो ये भी कम हो जाएगा। दूसरे क्रमांक पे है मिथेन, 16% मिथेन आता है, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। और ये मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड के मुकाबले बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करता है। और ये मिथेन आता कहां से, 16%। तो दोस्तों कोई भी ऐसी चीज जो सड़ती है, जो खराब होती है, उससे मिथेन जनरेट होता है। आप अपने खेतों में जो फसल काटते हो, निकालते हो, और जो कचरा वहां रहता है फसलों का, वो भी जब सड़ता है उससे मिथेन निकलता है। आज हम लोग गाय भैंस जो होती है उनका जो गोबर होता है, उससे गोबर गैस या इस मिथेन को बनाते हैं। लेकिन सोचिए सिर्फ गाय नहीं, हर एनिमल, हर प्राणी, उनके टॉयलेट से इस मिथेन का उत्सर्जन होता है और इस मिथेन जनरेट होता है और वो हवा में जाता है। और सबसे बड़ा प्राणी आज की तारीख में कौन सा है, वो है हम, वो है मनुष्य। आज मनुष्य के विष्टान में से और टॉयलेट्स में भी बहुत सारा मिथेन जनरेट होता है। हमारे सभी शहरों में, सभी जगह जो सॉलिड वेस्ट, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, एसटीपी प्लांट जो हम लोग बोलते हैं, ये सभी प्लांट्स इस मिथेन के बहुत इंपॉर्टेंट सोर्सेस है। लेकिन जो आज की तारीख में ऐसे चल रहा है कि मिथेन चल रहा है, जा रहा है ऊपर पर्यावरण में और ग्लोबल वार्मिंग करवा रहा है। आपके सभी जो कंपनियां हैं, जो हम लोग अभी काम कर रहे हो, हम बायोफ्यूल स्टेट से शुरुआत करेंगे। आप सभी आने वाले दिनों में ये एसटीपी यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर काम करने वाले। आप सभी लोग आने वाले दिनों में ये सभी चीज एसटीपी को फैक्ट्री में बदलने वाले। और कैसे, हम लोग आगे देखेंगे।
तो ये क्योटो प्रोटोकॉल की ऐसी शुरुआत हुई और उसमें 2 कमिटमेंट पीरियड थे। पहला कमिटमेंट पीरियड था 2008 से लेकर 2012 तक। आप सोचेंगे कि 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल की शुरुआत हुई और उनका पीरियड कमिटमेंट शुरुआत कैसे कब हुई? 2008 में। इतना टाइम क्यों लगा? तो दोस्तों पूरी दुनिया के सभी देश थे, सभी देशों को अपना अपना अपनी अपनी प्लानिंग करनी थी, टारगेट बनाने थे, अपनी अपनी ब्लूप्रिंट तैयार करनी थी और उनके साइन करने थे। और इसी तरह से फिर उसको टाइम लगा और 2008 इस फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड में लोगों ने अपने अपने कमिटमेंट दी। लेकिन कई सारे आप देख सकते हैं कि ऐसे देश थे कि जिन्होंने कमिटमेंट तो दिया लेकिन रेटिफिकेशन प्रोसेस जिसे कहते हैं वो नहीं किया। यानी क्या? यानी ये काम कोई भी अगर यूनाइटेड नेशन आपको बोलते हैं कि यह काम करना है तो उसमें पहले तो वो जो कॉन्फ्रेंस में लोग आते हैं उस कॉन्फ्रेंस में सभी देश क्या कहते हैं? हाँ हाँ मैं करूंगा, ये ग्लोबल वार्मिंग का है, दुनिया को बचाना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, बहुत बड़ी बड़ी बातें होते हैं और वो साइन करते हैं। उसको कहते हैं साइनिंग प्रोसेस। और रेटिफिकेशन प्रोसेस यानी क्या? फिर इन लोगों को जो राष्ट्राध्यक्ष जो प्रेसिडेंट वहां आते हैं उनको अपने घर अपने देश में जाना होता है और वहां जाके अपने संसद के सामने वो एग्रीमेंट रखना होता है, वो एमओयू रखना होता है और संसद जब उसको मंजूर करती है तब ये रेटिफाई होता है। तब उसकी सरकार फिर डिसाइड करती नहीं ये अभी कानून पूरे देश के लिए हम लोग करेंगे, ये जो टारगेट आप साइन करके आए हैं सीओपी कॉन्फ्रेंस में उसको फिर हम पूरे हमारे देश में लागू करेंगे। तो उसे कहते हैं रेटिफिकेशन प्रोसेस। लेकिन बहुत दुख की बात यह है कि कई सारे लोगों ने रेटिफिकेशन किया ही नहीं और उसमें से एक है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका एक ऐसा देश है कि 1990 की जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, तब तक जो कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था, जब पहली बार ये अर्थ समिट हुई, जो कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो रहा था उसमें से 36% जितना भी वायु जा गया था हवा में, पर्यावरण में, वातावरण में, और जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हुई, 36% आया था अमेरिका से। आज की तारीख में भी यानी 2000 तक भी अगर आप देखोगे तो 30% से ज्यादा जो उत्सर्जन वो आया अमेरिका से। आज की तारीख में भी देखोगे, आज की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 पे चाइना है लेकिन नंबर 2 पे आज भी अमेरिका है। कई सालों से अमेरिका से बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो गया है और इसी अमेरिका ने इसके ऊपर साइन तो किया कि मैं गैसेस कम करूंगा, लेकिन जब वो देश में गए उन्होंने रेटिफाई नहीं किया। जब उन्होंने संसद के सामने रखे तब 95 वर्सेस 0 यानी एक भी मत इसको नहीं मिला कि हमें ये करना चाहिए, हमारे देश में ऐसे कानून करो कि जिसकी वजह से गैसेस कम हो। इसके अलावा जब बुश एडमिनिस्ट्रेशन हुए, जब जॉर्ज बुश प्रेसिडेंट बने अमेरिका, तो फिर से बहुत सारे एप्लीकेशंस आई कि नहीं आपने जो जिसको नकारा था उसको फिर से आप लागू कीजिए, फिर से क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में सोचिए, फिर से वो जो चीजें है उसके ऊपर काम कीजिए। तो बुश साहब ने क्या किया? तो बुश साहब ने ओपनली सबको कहा मैं ये नहीं करूंगा। ओपनली क्यों नहीं करूंगा? तो दोस्तों ये कह रहे थे कि देखो मैं अपने इंडस्ट्री को, बिजनेस को बोलूंगा कि आप मत करो और मेरी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रुकाऊंगा और 80% जो लोग हैं, 80% जो देश है वो अपनी अपनी इकोनॉमी करके आगे निकल जाएंगे, तो मैं काम क्यों करूं? दोस्तों अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट समझने वाली बात है जिसको आपको समझना है। देखो सरकार कोई भी हो और किधर भी हो, आप भारत की बात करो, अमेरिका की बात करो या कोई भी देश की बात करो, उसको सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं तो जो वहां बिजनेसेस करते हैं, नंबर 1। और बिजनेसेस में भी नंबर 1 बिजनेसेस सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉबी अगर कुछ है तो वो ऑयल एंड गैस की। सबको जाहिर है, सबको मालूम है कि इस ऑयल एंड गैस की वजह से ये उत्सर्जन हो रहे, ये गैसेस बाहर आ रहे हैं। फिर भी हिम्मत नहीं हो रही इतनी बड़ी बड़ी इकोनॉमी की, अब इन्होंने इतना कंट्रीब्यूशन किया है इस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, फिर भी वो इसको रेटिफाई नहीं कर रहे, इसको बिल्कुल वो कानून लागू नहीं कर रहे। अगर आपने देखा होगा तो हमारे ट्रंप साहब ने भी ऐसे ही किया, नहीं करेंगे। तो इस तरह जब मैं बोलता हूं कि इस ऑयल एंड गैस जिस सेक्टर में हम लोग काम कर रहे हैं उस सेक्टर में विश्व युद्ध होते हैं, वो सेक्टर आज भी इतना जबरदस्त, इतना स्ट्रांग है कि वो पूरी आपकी जो चीजें हैं, आपकी जो कायदे कानून है वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। अगर किसी देश में, अगर अपने भारत देश में किसी ने 1 लाख करोड़ डाल के कोई रिफाइनरी की है तो वो देखेगा ना 1 लाख करोड़ उसका वसूल हो, और इसी तरह से ये सब चलता है। और यही नहीं, सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बाद में अगर आप देखोगे तो
कनाडा कनाडा ने भी अपना अपना नाम इससे निकाल लिया क्योटो प्रोटोकॉल से, और वो अपने देश की जो इकोनॉमी है उसके साथ चले गए। तो अगर आप कंप्लायंसेस की बात कर रहे हैं तो कंप्लायंसेस में ये जो कंप्लायंस है तो लोग सिर्फ आते हैं, लोगों ने किया सिर्फ 38 कंपनीज है, सॉरी 38 देश, 38 देश, यानी साइन कितनों ने किया? पूरे ने। क्योटो प्रोटोकॉल किसने साइन किया? तो 196 देशों ने किया प्रोटोकॉल, वो क्योटो प्रोटोकॉल साइन किया कि हाँ हाँ हम लोग करेंगे। लेकिन जाके किया कितने देशों ने? 38, सिर्फ 38 देशों ने। ये हमारे एमओयू और एग्रीमेंट जैसा है, सिंपल। एमओयू सबने साइन किया, काम किन्होंने किया? तो उन 38 लोगों ने किया। और उस 38 देशों में सबसे ज्यादा देश है यूरोप के। इसलिए जब भी आप यूरोप जाओगे तो आप देखोगे तो पूरा क्लीन, पूरा स्वच्छ, पूरा बिल्कुल आपको वो जो पोल्यूशन है उसकी लेवल यूरोप में बहुत कम है। यूरोप को तो टारगेट 38 देशों को टारगेट दिया था 4% आपको कम करना है। जितना 1990 में आप करते थे ना उत्सर्जन, पोल्यूशन, उससे सिर्फ 4% आपको कम करना है। और उन्होंने कितना कम किया? तो इन्होंने 24% कम किया, 4% नहीं, उसके 8 गुना, यानी 24% कम किया। इसलिए ये देश अगर आप देखोगे तो ये देश पर्यावरण के बारे में बहुत ही अच्छा है दोस्तों। ऐसे ही बाद में दूसरा पीरियड चालू हुआ जिसका नाम था जो दोहा से चालू हुआ, जिसको सेकंड पीरियड कमिटमेंट ऐसा बोलते हैं। बहुत सारे देश तो इसमें रहे ही नहीं, बहुत सारे देशों में इस क्योटो प्रोटोकॉल का देखा ही नहीं। फिर बाद में जापान भी इससे निकल गया। देशों ने क्या देखा? अपनी इकोनॉमी क्या, बाकी के, यानी हम अपने देश में बोलेंगे मत करो मत करो मत करो, और बाहर के कोई फिर उसका फायदा लेके आगे निकल जाएगा। ये सोच के पूरे ये कमिटमेंट बहुत ही कम हुई दूसरे पीरियड में, और ये पीरियड 2012 से लेके 20 तक थी। और ऐसे कई साले, ये पूरे ये 20 तक जो कुछ हुआ, तो कई सारे ऐसे प्लान भी बने हर साल, जो जिसमें कुछ ना कुछ एक्शन प्लान बनाया गया, लेकिन वो वर्कआउट नहीं हुआ। जैसे बाली एक्शन प्लान 2007 में हुआ, कोपेनहेगन अकॉर्ड हुआ 2009 में, और ये चलता रहा जैसे मैंने कहा। लेकिन इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट। तो बाद में फाइनली आया पेरिस एग्रीमेंट। पेरिस एग्रीमेंट ने ये सभी चीजें, ये सभी जो ब्लूप्रिंट थी उसको अच्छी तरह से बदल के रख दिया। बहुत अच्छे टारगेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स सभी देशों को दिए, और उन्होंने स्पेसिफिकली क्या करना चाहिए, कैसे करना है, उसमें बहुत सारे मैकेनिज्म्स के भी चेंज किए। और आज के तारीख में भी जो कुछ सीओपी हो रहे हैं, आज के तारीख में जो कुछ कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, लोग आ रहे हैं, इकट्ठा आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो सभी इस पेरिस एग्रीमेंट के तहत ही कर रहे हैं। तो क्या हुआ इस पेरिस एग्रीमेंट में? तो देखिए, तो 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके ऊपर इस पेरिस एग्रीमेंट के ये सब काम का चालू है, और हर देश को इसके ऊपर काम करना होता है। नंबर 1 कि आपको टेम्परेचर मेंटेन करना है, तो सबका एक फोकस है कि 2 डिग्री से भी बहुत कम, यानी 1.5 डिग्री सेल्सियस इतना ही कम करना है। दूसरा, सब देशों को दिया है कि टारगेट गैसेस के, कार्बन डाइऑक्साइड इतना कम करना है, मीथेन इतना कम करना है, वो सब। तीसरा, कि हर देश को अपना एक नेशनल प्लान बनाना है और वो सबमिट करना है यूनाइटेड नेशंस को कि आप एक्चुअली कैसे करोगे, कैसे इस जो पोल्यूशन को वो काम करोगे। चौथा, हर साल कम से कम $100 बिलियन, यानी 7.5 लाख करोड़ इतने रुपए हमें जमा करने हैं कि, और जमा यानी किनको देने हैं? वही देश जो मैंने कहा कि डेवलप्ड नेशंस विद फाइनेंशियल कैपेबिलिटी, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो देश जो इनको कंट्रीब्यूट करेंगे। तो $100 बिलियन इसमें से जुड़ने चाहिए। और रीच, जो 5वां पॉइंट है कि अगर जो अमीर देश है वो गरीब देशों की मदद करें इन सब चीजों में काम करने में। और चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि लास्ट 6वां इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें सभी एक ऐसा कर्व होने वाला है कि आपके देश की जब डेवलपमेंट होगी तो बहुत एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसमें गैस बढ़ते जाएंगे, पीक पे आएंगे, और उसके बाद फिर वो नीचे हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आज आप सोचोगे और एकदम से कम होगा, नहीं, आपका विकास और डेवलपमेंट भी हो रही है, तो एक वो पीक आएगा। तो उन्होंने कहा कि ये पीक जल्दी लाइए और जल्दी उसको नीचे लाने की कोशिश कीजिए। तो आज की तारीख में जो कुछ हो रहा है इन 6 मुद्दों को लेके हो रहा है, और इसको लेके फिर यूनाइटेड नेशंस ने ये कैटेगरीज भी की देशों की। तो उसमें नंबर 1 है, उनको कहते हैं कि एनेक्स 1 देश, एनेक्स 1 कंट्रीज। वो देश कौन से है? तो ये देश यानी सभी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जिनकी इकोनॉमी डेवलप हो चुकी है, ऐसे देश है।
दूसरा है एनेक्स 2 कंट्रीज, यानी ये देश जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो चुकी है और वो इतने सक्षम है कि वो बाकी दूसरी दुनिया को, दूसरे देशों को भी आर्थिक मदद कर सकते हैं। तीसरी कैटेगरी है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, यानी ऐसे देश कि जो पहले तो ज्यादा कुछ पोल्यूशन करते नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था बहुत ही कम है और इसलिए उनको टारगेट्स वो ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और आज उनकी इकोनॉमी ऐसे कंडीशन में कि उनको टारगेट ही नहीं दे सकते, वो है लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। और चौथी जो कैटेगरी है वो नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज, यानी जिसमें हम लोग सब डेवलपिंग देश आते हैं, एशियन देश आते हैं, कि जो अभी डेवलपिंग के इसमें है, तो उनको टारगेट्स क्या दिया है कि आप जब डेवलपमेंट करोगे तो उसके साथ इस पर्यावरण का भी ख्याल रखिए। तो कैसे एग्जैक्टली देखो, आप अगर आपको ये गैसेस कम करें तो कैसे करेंगे, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड को कम करेंगे, मीथेन को कम करेंगे? तो एक तो सिंपल है, एक तो जैसे हम लोग कर रहे हैं, एक तो ऐसा है कि जिस वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है ना, उसको ऐसी चीजों के साथ रिप्लेस करो कि जिसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड या बाकी के जो गैसेस है वो ज्यादा ना बने। ये तो सिंपल तरीका है। आप जो भी कुछ आज की तारीख में काम कर रहे हो और पोल्यूशन हो रहा है, तो ऐसी चीजों के साथ उसको रिप्लेस करें, ये डायरेक्ट तरीका है। तो आइडियली क्या होना चाहिए कि आज जिस चीजों से ऐसा हो रहा है उसको, हर चीज को आपको रिप्लेस करना है, लेकिन बहुत बार ये मुमकिन नहीं होता। अगर आज मेरी फैक्ट्री है, मैं कुछ बिजनेस कर रहा हूं और मुझे एकदम से अचानक से मैं अपना ये ऊर्जा छोड़ के दूसरी ऊर्जा में नहीं जा सकता, बहुत सारी इकोनॉमी की ऐसी चीजें है कि जो हम लोग इमीडिएटली हम चाहते तो है लेकिन कर नहीं पाते, कर नहीं सकते, ऐसी चीजें। तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस ने और एक चीज की शुरुआत की है और उसका नाम है फ्लेक्सिबिलिटी मैकेनिज्म। आप नहीं कर सकते ना, तो 3 ऐसे तरीके हैं जिससे आप अपने टारगेट्स पूरे कर सकते हो, और ये वो 3 तरीके, जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और एमिशन ट्रेडिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। अभी इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा समझिए कि अमेरिका में एक कंपनी है जिसमें बहुत सारा पॉल्यूशन किया, उसको टारगेट के आपको कम करना है। और भारत में एक कंपनी है कि जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं कर रही, उल्टा पोल्यूशन बहुत कम करे। तो उनका जो भारत को उस कंपनी को, भारत की जो कंपनी है उसको जो परमिसिबल लिमिट है वो उसके पास है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड जरा भी जनरेट नहीं कर रही। तो ये काम क्या करेंगे, अमेरिका की कंपनी क्या करेगी, उनसे वो लिमिट, जैसे वो जितना कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं ना, उससे उनको एक एमिशन रेटिंग मिलती है, कार्बन क्रेडिट्स तैयार होते हैं, तो उसको वो खरीदेंगे, पैसा देंगे और उसको खरीदेंगे और पूरी दुनिया को बताएंगे, यूनाइटेड नेशन को बताएंगे, देखो आपने कहा था ना इतना कम करना है, तो मैंने कम किया। मैंने डायरेक्टली नहीं कम किया, लेकिन ये जो कंपनी काम कर रही है इनको मैंने हेल्प की वो कम करने के लिए। तो मैंने इन्वेस्टमेंट की, उनके वो ट्रेडिंग, वो जो क्रेडिट्स खरीदे, वो सब दिखाएगा। यानी इतना सिंपल है। आपको अगर मालूम होगा तो एफएसआई होता है, एफएसआई समझते हैं आप? कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग लाइन में एफएसआई होता है। तो उसमें आपके पास अगर एफएसआई है, आपके पास बहुत सारी जमीन है, आप उसमें इतना कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, लेकिन आपके पास पैसे नहीं है, आपको नहीं करना है कंस्ट्रक्शन, पैसे भी नहीं आए या करना नहीं चाहते या जो भी कुछ है, तो आप क्या करते हैं, वो एफएसआई किसी बिल्डर को बेचते हो, और वो एफएसआई जब आप बिल्डर को बेचते हो तो आपका एफएसआई लेके बिल्डर बड़ी ऊंची इमारत तैयार करता है। वैसे ही है इंटरनेशनल एमिशन ट्रेडिंग। दूसरा है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, यानी इसमें ऐसा है कि आप अगर कुछ ऐसा काम करें, जैसे हम लोग काम कर रहे हैं एमसीएल में, आज हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं कि जिसकी वजह से ये जो पेट्रोल, डीजल और ये सीएनजी जो फॉसिल है उसको 100% रिप्लेस करेंगे हम लोग क्लीन फ्यूल के साथ, जिसमें कोई भी एक्स्ट्रा कार्बन नहीं जाएगा, उल्टा कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे। तो ऐसे मैकेनिज्म में वो अगर यूएस की कोई कंपनी वो पैसा डालेगी कि आप ये करो ताकि उनके टारगेट्स कम हो, कि देखो और कहीं भी देखो, इंडिया, पूरी दुनिया एक ऐसी जगह है कि अगर आप कहीं भी पोल्यूशन करो वो तो पूरी दुनिया को मिलना है। तो उसी तरह से फिर ये क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म एक ऐसा तरीका है कि आप उस फैक्ट्रियों में, उस कंपनी में निवेश करो जो कंपनी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे कार्बन डाइऑक्साइड पोल्यूशन को कम करेंगी। और तीसरा जो तरीका है वो है जॉइंट इंप्लीमेंटेशन, यानी दोनों मिलके, यानी भारत की कंपनी और अमेरिका की कंपनी मिलके कोई प्रोजेक्ट करे और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कम करे। दोस्तों, और इसमें जब भी आप ये काम करते हो तब आपके कुछ शेयर्स तैयार होते हैं, शेयर जैसे बोलते हैं ना आप शेयर्स ट्रेड में, वैसे ही कुछ
CER सर्टिफाइड इमिशंस रिडक्शंस ऐसे तैयार होते हैं। जिसे अभी देखिए मैंने एक चित्र में अभी बताया है कि ऐसा समझे कि हमारे यहाँ हमारे देश में एक औष्णिक कोयले पे चलने वाला औष्णिक केंद्र है, ओके, जिसमें कोयला लाके हम लोग डाल रहे हैं और आज ये इलेक्ट्रिसिटी तैयार कर रहे हैं। लेकिन वहां अगर हम लोगों ने मिलके कोयले पे जगह पे हम लोगों ने बायोमास डाला नेपेर से या जो भी कहते हैं, तो जो कोयले से प्रदूषण होना है उससे बहुत कम इस बायोमास से होगा। और कितने सारे जो ये जो CER है कि ये जो शेयर्स है वो तैयार होते हैं और इनको CER में तो कार्बन क्रेडिट्स कहते हैं। और ये और इसका तरीका क्या है, इसका आधार क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। जैसा मैंने कहा कि 76% जो रिस्पॉन्सिबल है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो हर कोई चीज इस कैलकुलेशन में ऑडिटिंग में जो आती है ना, पहले तो वो ऑडिटिंग होती है कि बाबा आपने कितना काम किया, कितना वो कम किया, तो कितने शेयर्स आपके जनरेट हुए। और ये किसके आधार पे होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, कितना कार्बन डाइऑक्साइड आपने कम। भले हम लोग मीथेन कम कर रहे हैं, आज की तारीख में मीथेन यूज कर रहे हैं, मीथेन तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा जबरदस्त है। यानी अगर हम लोग मीथेन तैयार करके बेच रहे हैं तो ऐसा सोचिए कि हम लोग अगर 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन 1 टन जो मीथेन अगर तैयार करोगे ना, वो इक्विवेलेंट होता है 21 टन कार्बन डाइऑक्साइड। यानी इतना इंपॉर्टेंट हमारे प्रोजेक्ट्स, गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोजेक्ट इसको कहते हैं। तो इससे वो कार्बन क्रेडिट जनरेट होते हैं। इनको एमिशन रिडक्शन यूनिट्स ऐसे भी कहते हैं, इनको ऑफकोर्स कार्बन क्रेडिट भी कहते हैं। और ये पूरे कार्बन डाइऑक्साइड कितना आप कम करते हैं उसके आधार पर चलता है। 1 टन आपने कार्बन डाइऑक्साइड कम किया तो आपको 1 क्रेडिट मिलेगा। और आज आप सभी को ये पढ़ाई करनी है कि कार्बन क्रेडिट्स का रेट आज की तारीख में क्या चल रहा है, और ये आपको करना है। और ये भी आपको करना है कि अगर हम लोग 100 टन मीथेन या फ्यूल जनरेट करेंगे, बेचेंगे, तो हम लोग कितने क्रेडिट्स तैयार कर पाएंगे। और ये सब करने के लिए एक बार हमने ये किया तो पूरी दुनिया में इसको बेचने के लिए या एक्सचेंज करने के लिए प्रॉपर एसोसिएशन है, ट्रेडिंग एसोसिएशन है, जो इंटरनेशनली सिर्फ ये ट्रेडिंग का काम करेंगे। ये आएंगे आपके पास, ये बैठेंगे, ये आपका वो कार्बन क्रेडिट का काम करेंगे और ये आपको वो बेच के भी देंगे। इसके अलावा और एक चीज की मैं वो है ग्रीन इन्वेस्टमेंट स्कीम। यानी आप किसी भी देश के किसी भी प्रोजेक्ट को हार्ड या सॉफ्ट ग्रीनिंग या फंडिंग कर सकते हैं। लेकिन ये सब चीजों में देखो हमें एक देखना है कि कंप्लायंस कितना होता है। हमने देखा कि सभी देश, ऑलमोस्ट सभी जो प्रोटोकॉल आपने देखे ना, सभी जो आज तक की COP हुई, ऑलमोस्ट सभी देश आते हैं उसमें, क्योंकि प्रॉब्लम इतना बड़ा है, इतना बड़ा और सभी इसको सह रहे हैं। चाहे वो अमेरिका हो जिसने रेटिफाई नहीं किया है, इंडिया हो डेवलपिंग हो लेकिन उसको ज्यादा जरूरत नहीं रेटिफाई करने की, लेकिन सभी लोग इसका इतना भुगत रहे हैं, चाइना से लेके सब लोग। और हर देश में वो सब आवाज आ रहे हैं कि आपको करना है करना है करना है। लेकिन ये जब जाते हैं अपने अपने देशों में तो ये कर नहीं पाते, क्योंकि जिस फैक्ट्री के एमिशन कम करने की बात कर रहे हैं आप, या जो पूरी लाइफस्टाइल चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली करना बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसलिए कंप्लायंस की अगर बात करें तो कंप्लायंस इतना ज्यादा नहीं होता है। तो अगर आप हम लोग एनालिसिस करें कि एक्चुअली यूनाइटेड नेशंस ने ये पूरा जो श्रृंखला शुरू की है COP की, ये जो काम UNFCCC कर रहा है, इसमें करके कितना फायदा हुआ, तो वही मैंने जैसे बताया कि फायदा अभी सब लोग कर रहे हैं, सब लोग कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ देश जेन्युइनली कर रहे हैं, लेकिन जितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए उतना नहीं हो रहा। अगर नहीं करते तो 2.7 डिग्री सेल्सियस पे हम लोग पहुंचेंगे 2100 तक। आज की तारीख में जैसे कर रहे हैं वो 2.4 डिग्री सेल्सियस में लेके जाएगा, वो भी बहुत सब खतरनाक है, पूरा तबाह कर देगा ऐसा है। तो एफर्ट्स इतने नहीं है, वो स्ट्रिक्टली करने पड़ेंगे ऐसा दिखाई देता है। और अगर हम लोग फिलोसफी भी देखें इन सब चीजों की, तो देखो आपको जब जैसे हमने वहां साइन किया यूनाइटेड नेशंस में और आ गए अपने देश में, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, सभी इंडस्ट्रीज वो को बोलेंगे कि देखो आपको ये सब पूरा बंद करना है, आपको इमिशन, आपसे आने वाला जो धुआं है, पोल्यूशन है, वो कंपल्सरी इतना कम होना चाहिए। लोगों को बोलेंगे कि आपको ये पूरा काम, ये सब कम करना है, बिजली इतनी ही यूटिलाइज करनी है, ये सब करना है। ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है बताइए। अगर मेरा प्रोडक्शन का जो खर्चा है वही ज्यादा रहा तो मैं माल बेच के मैं कैसे इनकम करूंगा, कैसे मेरी फैक्ट्री चलेगी। क्योंकि आज की तारीख में ये सभी जो क्लीन एनर्जी है वो बहुत महंगी है। नॉर्मल जो एनर्जी आती है ना वो सस्ती है और ये बहुत महंगी है।
तो अगर मेरी फैक्ट्रियां नहीं चलेगी तो लोगों के रोजगार जाएंगे, सब कुछ कर ही नहीं सकते। और दूसरी यानी आज हमारा जो कुछ अभी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज कर रहे हैं, आप अभी जो जहाँ बैठे हो वहां ऊपर पंखा रहेगा, लाइट रहेगी, ये सब मोबाइल या कंप्यूटर पे आप देख रहे हो, ये सब सुन रहे हो, तो इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा लगती ही है ना, कंपल्सरी लगती है। अगर मैं एक जगह पे हूँ और मुंबई में हूँ, मैं किसी को बोलूँ तो वहां मुंबई में आपको आना है पुणे से, तो साइकिल पे थोड़ी आएगा, वो अपनी गाड़ी लेके आएगा ना, तो उतना पोल्यूशन करना है तो करना ही है। तो ये पूरी चीजों में जो कंप्लायंस की चीज है वो हमें सीखनी पड़ेगी, क्योंकि हर चीज में अगर आप देखोगे कि तो लोगों का भी ख्याल रखना पड़ेगा ना। जैसे भी लोग बढ़ते हैं तो उनको ऊर्जा लगेगी, उनको लाइट लगेगी, पढ़ाई के लिए लाइट लगेगी। आप जब कुछ काम करोगे तो एनर्जी तो कंपल्सरी लगनी। कोई भी इंडस्ट्री कुछ भी आप डालो तो इस पूरे डेवलपमेंट के लिए एनर्जी और ये बेटर सोशल लाइफ हमारे लोगों के लिए, बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है। तो ये करे कैसे, ये सबसे बड़ा मसला है। और इसमें ये आया हमारा COP26, जिसके हम लोग आज बात कर रहे हैं। इस साल भी ऐसा कॉन्फ्रेंस हुआ, इस साल भी सभी देश आ गए, यूनाइटेड किंगडम में यानी इंग्लैंड में आ गए, ग्लासगो इस सिटी में। एक्चुअली ये जो इस साल का जो कॉन्फ्रेंस है वो 1 साल लेट हुआ, क्योंकि जहां ये सब कॉन्फ्रेंस होना था वो पिछले साल कोविड सेंटर बन चुका था, यानी जिस हॉल में ये सब करने वाले थे वो पूरा कोविड का हॉस्पिटल था। और इसकी जो होस्ट कंट्री है वो 2 है, यानी इंग्लैंड और इटली। और आपको पता होगा कि पिछले साल जब कोविड बहुत ज्यादा था तब ये दोनों देश बहुत ज्यादा अफेक्ट हुए थे इसकी वजह से। तो एक साल लेट हो गए और हम इस 2021 में। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका प्रेसिडेंट कौन है, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम था आलोक शर्मा। यानी ब्रिटेन का जो संसद है वहां के जो मिनिस्टर है इस विषय के, वही भारतीय वंश के है वो, लेकिन वही ब्रॉटअप वगैरह हुए हैं। और वो आलोक शर्मा इस पूरी चीज को उन्होंने उसके अध्यक्ष थे। और इसके साथ जैसे हम लोग COP बोलते हैं ना कि COP26 यानी क्या, तो 1992 में पहली बार जो परिषद हुई थी जिसको हम लोग अर्थ समिट कहते हैं, उसके बाद ये कितनी है तो 26 थे। ऐसे ही इस परिषद को CMA3 ऐसा भी बोलते हैं। CMA3 यानी क्या, तो पेरिस एग्रीमेंट करने के बाद 2015 के बाद एक कितनी परिषद है तो तीसरी। और वैसा ही इसको CMP16 भी कहा जाता है, यानी आपने जब क्योटो प्रोटोकॉल किया उसके बाद की कितनी, तो क्योटो प्रोटोकॉल के बाद की 16। तो क्या हुआ इस ग्लासगो क्लाइमेट में, इस परिषद में, इस COP में, तो इस परिषद में भी उन्होंने एक प्लान बनाया, एक चीजें बताई कि इसके इस काम के ऊपर फोकस करना है, ऐसे पॉइंट्स बनाए, और जिसको हम लोग कहते हैं ग्लासगो क्लाइमेट पैक्ट। और ऑफ कोर्स ये बेस्ट है पेरिस एग्रीमेंट के ऊपर। नंबर वन पॉइंट ये था जो उन्होंने पारित किया और सभी ने इसके ऊपर साइन किया कि सभी देश मिलकर एक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन यानी NDC ये सब सबमिट करेंगे। यानी क्या करेंगे, तो हर देश अपने अपने देश की जो प्लानिंग है ये पूरा एमिशन कम करने की, या पेरिस एग्रीमेंट में हम लोगों ने सबने डिसाइड किया था, तो जो पेरिस एग्रीमेंट में हमने डिसाइड किया उसके लिए अपनी कैसी प्लानिंग, कैसी रणनीति अपनी बनाई वो आपको यूनाइटेड नेशंस में देनी है। वो इसका पहला पॉइंट था और लगभग सभी देशों ने इसके ऊपर साइन किया। दूसरा जो सबसे 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 इंपॉर्टेंट चीज इस परिषद में थी वो थी कोयला। दोस्तों कोयले के ऊपर सबसे ज्यादा बहस, सबसे ज्यादा डिस्कशन, चर्चा इसमें हुई। कोयला पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा डेंजर, सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग करने वाला फ्यूल, फॉसिल फ्यूल है। इसके ऊपर एक वाक्यता हो गई, सभी देशों ने, सभी ने मिलकर, इनफैक्ट ये शुरू होने के पहले ऊपर भी कोयला ही चल रहा था, क्योंकि पूरी दुनिया में जो बिजली आती है, जैसे मैंने कहा पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि 80% जो बिजली बनती है पूरी दुनिया में वो कोयले से बनती है। हमारे देश में 70% जो बिजली बनती है वो कोयले से बनती है। और कोयला इतना ग्लोबल वार्मिंग करता है, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड आज की तारीख में तैयार हो रही है कोयले से हो रहा है मैक्सिमम। तो सभी का एक ही मकसद था कि इस कोयले को निकाल देना है, फेज आउट करना है, ऐसा था। लेकिन वो फेज आउट की जगह पे एंड मौके पे चाइना और इंडिया की वजह से फेज डाउन हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था।
उसके बाद तीसरा था क्लाइमेट फाइनेंस। जैसे मैंने कहा था कि आपको $100 बिलियन हर साल तैयार करने थे, इकट्ठा करने थे, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के बाद इतने पैसे आए नहीं। वो पेरिस 2015 से लेकर आज तक अगर बात करें वो भी $100 बिलियन नहीं। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर जोर दिया कि बाबा आप पैसा लाओ और इसके ऊपर कंट्रीब्यूट करो। चौथा लॉस एंड डैमेज। जैसा हमने कहा कि हमारे देश में इस साल उत्तराखंड से लेके उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरला, कई जगह इतना सारा लॉस डैमेजेस हुए। तो इसको फिर मदद करने के लिए भी आप जो अमीर देश हो वो उनको मदद करो, ऐसा भी एक ख्याल इसमें पारित हुआ। और ऑफ कोर्स पेरिस एग्रीमेंट की जो चीजें, इसके ऊपर पूरा अच्छी तरह से काम करो, इसके ऊपर अपनी रणनीति बनाओ, इसके ऊपर सभी ने साइन किया। तो अगर आप देखोगे कि क्या क्या किया हम लोगों ने, तो उसका आउटकम सबसे पहले तो 197 जो कंट्रीज थे, इन्होंने इस ग्लासगो पैक्ट के ऊपर साइन किया। और फेजिंग आउट, जो कोयला पूरी तरह से खत्म करना था उसको कम करना है, इसके ऊपर सभी ने साइन किया। खत्म करना था इसी के ऊपर कर रहे थे, लेकिन वो एंड में चेंज हुआ। 140 देशों ने प्रतिज्ञा ली कि हम नेट जीरो, यानी हमारे देश में ये कार्बन डाइऑक्साइड का नेट जीरो एमिशन होगा। 100 देशों ने प्रतिज्ञा ली कि हमारा जो भी जो फॉरेस्टेशन, जो जंगल हम लोगों ने तोड़े हैं उसको फिर से हम लोग इसको जंगलों का निर्माण करेंगे। 40 देशों ने लेकिन उस कसम खाई कि हम इस कोयला को पूरी तरह से निकाल देंगे। और ऑफ कोर्स फाइनेंशियल हेल्प के लिए जो $100 बिलियन इकट्ठा करनी, उसके लिए भी लोगों ने साइन किए और बाकी चीजें हुई। लेकिन इसमें जो हमारे देश की बात अगर हम लोग देखें तो हमारे देश ने भी इसमें जो कसम खाई और जो यूनाइटेड नेशंस को बताई वो ये है, और जो हमको जरूरत है हमारे बिजनेस के लिए समझना, वो ये है कि हम लोग 2030 तक जो भी ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण कर रहे हैं, उसको 50% एनर्जी वो आएगी रिन्यूएबल से। यानी ऐसा समझे कि आगे के 9 साल में अब जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी तैयार हो रही है वो रिन्यूएबल से होगी। वो होगी या तो सोलर से या तो होगी बायोमास से, और अभी हमें ये काम करके दिखा रहा है। और दूसरा ये काम था जो हमारे इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है, वो है कि जो इंडस्ट्रीज जो कार कंपनीज है, वो कार कंपनी ने भी, बहुत सारी कार कंपनी ने ऐसा लिख के दिया, कसम खाई कि हम ऐसे कारों का निर्माण करेंगे जो इमिशन बिल्कुल कम करेंगे। लेकिन इसमें इस परिषद में बहुत सारा क्रिटिसिज्म हुआ, बहुत सारी आलोचना हुई, निंदा हुई। किसकी हुई? तो 2 चीजों की वजह से हुई। नंबर 1, ये तीनों देश चाइना, रशिया और ब्राजील, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष थे इन्होंने अटेंड ही नहीं किया है। अभी आज की तारीख में 27% जो गैसेस आ रही है ना, वो चाइना से आ रही है। नंबर 1 सबसे ज्यादा पोल्यूशन करने वाला देश आज की तारीख में चाइना है, लेकिन चाइना के अध्यक्ष ही नहीं है, और इसके कड़ी निंदा सभी देशों ने की। दूसरे रशिया भी एक बहुत मेजर पॉल्यूटर रहा है इतने पूरे सालों में, और पुतिन साहब नहीं आए क्योंकि उन्होंने हेल्थ का रीजन दिया। और तीसरा ब्राजील ने, अगर आपको मालूम होगा तो ब्राजील ने बहुत बड़े लेवल पे उनका सब जो फॉरेस्ट है, जंगल है, उसको काटा है पिछले कुछ दिनों में, और जिसकी आलोचना पूरी दुनिया में हुई। और फिर से उसके ऊपर सवाल आएंगे, इसकी वजह से उनके राष्ट्राध्यक्ष भी नहीं आए। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर पूरी कड़ी आलोचना हुई, निंदा हुई, वो ये कि ये पूरे परिषद 1 महीना ये परिषद चली, उसमें सब लोग ये बोल रहे थे कि कोयले को पूरी तरह से हटाना है, फेज आउट करना है। लेकिन आखिरी मोमेंट में, आखिरी दिन के ऊपर इंडिया और चाइना ने सपोर्ट क्या किया? फेज डाउन, उसको कम करना है, क्योंकि इन दोनों देशों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के लिए वो आज की तारीख में भी कोयले के ऊपर डिपेंडेंट है, और इसकी कड़ी निंदा पूरी दुनिया ने की। तो क्या होता है, क्यों कर रहे हैं, क्यों सबको लगता है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को हम लोग रोके, हमारी अपनी धरती माँ का ख्याल रखे, ये पूरे पर्यावरण को बचाए, लेकिन क्या चैलेंजेस है? तो सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 1 चैलेंज है वो इकोनॉमी वर्सेस एनवायरनमेंट। हाँ दोस्तों, हम लोग पूरी तरह से सिर्फ एनवायरनमेंट, पर्यावरण के बारे में भी सोचे, तो ये भी सोचना जरूरी है ना कि हमारी पूरी इकोनॉमी इसके ऊपर निर्भर है। हम पूरी फैक्ट्रियां, इकोनॉमी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। कितनी फैक्ट्रियां चल रही है वो बंद कैसे करेंगे? इतने लोगों के रोजगार उसके ऊपर डिपेंड है, उसको बंद कैसे करेंगे? रॉ मटेरियल के लिए इतनी सारी चीजें, उसको कैसे कम करेंगे? लोगों का जो सोशल काम करने का तरीका, उसको कैसे कम करेंगे? तो इकोनॉमी को संभालना एक चैलेंज है, और ऊपर से पर्यावरण का संभालना एक दूसरा चैलेंज है। ये पूरी दुनिया को एक चैलेंज है। दूसरा चैलेंज है फाइनेंस।
जो सोचते हैं वो जो पैसा लगने वाला है, जो काम, जो R&D होगा, रिसर्च होगा, उसके लिए पर्याप्त पैसे, पर्याप्त फंड अवेलेबल नहीं है। और तीसरा सोशल इम्पैक्ट, यानी हम लोग नहीं बोल, जैसा मैंने कहा कि आप एक जगह पे हो तो आप कैसे कार को, ये ट्रांसपोर्टेशन को कैसे कम करेंगे, ये इलेक्ट्रिसिटी, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये टीवी, इसको जो कुछ चल रहा है ये कंपलसरी है आज की तारीख में, इसको कैसे कम करेंगे। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, चैलेंज है कि जिसकी वजह से हम लोग जो कुछ लिख पा रहे हैं, जिसपे साइन कर रहे हैं, उसको अचीव नहीं कर पा रहे। और इन्वेस्टर्स, दोस्तों इन्वेस्टर्स भी, कोई भी, अभी पिछले ही हफ्ते हमारे जो मिनिस्टर है ना इस चीज के, उन्होंने कहा कि ये जो लोग, हम लोग पैसा मांग रहे हैं और लोगों को बोल रहे हैं, लोग यानी कौन, देखो सरकार यानी कौन, आप बताइए। आप अगर बोलेंगे अमेरिका, चाइना ने उन्होंने पैसा देना चाहिए इस चीज की, यूनाइटेड नेशन सबको बोलेगा कि आप पैसा दो, तो वो देश भी पैसा कहां से देंगे? एक तो उनका खुद का जो रिजर्व थोड़ा सा फंड होगा उसे दे सकते हैं, लेकिन जो मेन लोग है जो इसमें पैसा डालेंगे वो कौन है? इन्वेस्टर्स है। और वो तो ओपन है, वो तो कहीं से भी आ सकते हैं, कहीं भी पैसा डाल सकते हैं, वो तो ओपन है। लेकिन उनको सिर्फ एक चीज इंपॉर्टेंट है ना, कि हम लोग अगर आपको $100 बिलियन देंगे, इतने पैसे देंगे तो आप करेंगे, तो उसका कुछ तो बदलाव आना चाहिए, कुछ तो रिटर्न आनी चाहिए। अगर उसका रिटर्न ही नहीं आ रहा है, कार्बन क्रेडिट की सिर्फ बात हो रही है और हमें पता भी नहीं उसको मिलेंगे कि नहीं, क्या होगा उसका आगे, तो कैसे कोई इन्वेस्ट करेगा? तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि उसके ROI बहुत कम है, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इतना कम है कि इन्वेस्टर्स को परवड़ता नहीं उसमें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि हमें ऐसे प्रोजेक्ट्स करने चाहिए, ये सभी दुनिया को बचाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट करने चाहिए कि जो ऑफकोर्स दुनिया को बचाए, लेकिन उसके साथ पैसे का भी ख्याल रखे। अगर कोई उसमें निवेश कर रहा है तो उसके प्रॉफिट्स का भी ख्याल रखे और लोगों का भी ख्याल रखे, तब जाके ये काम आगे बढ़ेगा। और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स को कहते हैं हम लोग ट्रिपल बॉटम लाइन प्रोजेक्ट्स। आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी आप चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट जो जिसमें लोगों, इन्वेस्टर्स को मुनाफा भी हो रहा है, पर्यावरण का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है और लोगों का भी अच्छा ख्याल रखा जा रहा है, ऐसे प्रोजेक्ट को नंबर 1 प्राथमिकता है। सबसे ज्यादा प्राथमिकता, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा जरूरत पूरी दुनिया को ऐसे प्रोजेक्ट्स की है। ऐसे प्रोजेक्ट जब आप निर्माण करोगे तो पूरी दुनिया इसके लिए तैयार है। और दोस्तों ऐसा ही कहा हम कर रहे हैं। ये जो MCL में हम लोग काम कर रहे हैं, MCL में पूरी जो बिजनेस लाइन है, जो बिजनेस के प्रोजेक्ट्स है, वो 100% ट्रिपल बॉटम लाइन है ना। आप किसी भी एंगल से इसको देखिए, कोई भी एंगल, जो अगर आप फाइनेंस से देखिए, एनवायरनमेंट से देखिए, एक तो इन्वेस्टर के माध्यम से हमने इसको ऐसा बनाया है कि उनको पर्याप्त उनका रिटर्न मिलेगा। नंबर 1, आज की तारीख पे इंटरनेशनली लेवल पे जो कुछ चल रहा है ना, वो उनको रिटर्न मिलेगा, उतना हम लोग देख रहे हैं। इसलिए बाकी की फर्टिलाइजर, ये सब चीजें हम लोग करके उसको डेवलप कर रहे हैं। नंबर 2, अगर एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हैं, तो 100% ROI एनवायरनमेंट में, यानी एक ही साल भी प्रोजेक्ट चलेगा ना तो आपके टारगेट्स पूरे हो सकते हैं, इतना हमारे प्रोजेक्ट्स में है। सोशल ROI भी 100% है। अगर आपके एज अ कंपनी, एज अ देश, अगर आपको यूनाइटेड नेशन या दुनिया ने टारगेट्स दिए ना, वो एक साल में कवर हो सकते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट आज हमारे MCL के है। कोई भी प्रोजेक्ट, आई मीन किसी भी एंगल से कहीं भी आप इसको रखिएगा, MCL विलेज प्रोजेक्ट और MCL बायोफ्यूल, पहले इसकी बात करते हैं। स्टार्टअप्स, कहीं भी जिस तरह से आज हम लोग काम कर रहे हैं ना, ऐसा कहीं काम नहीं हो रहा है। ये आपको क्या लगता है, ये जो पहले फेज में हमको 100 प्रोजेक्ट्स करने हैं, ये किसके लिए करने हैं? क्यों कर रहे हैं हम लोग ये सब? क्यों ये 5-10 प्रोजेक्ट छोड़ के डायरेक्टली 100 नहीं, अभी तो हम लोग फर्स्ट फेज 1 में जितने सारे प्रोजेक्ट सब करने वाले, क्यों कर रहे हैं? और क्या हो रहा है, और हम लोग आज क्या कर रहे हैं, किस तरह से जो भी काम कर रहे हैं वो इस ऐसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पूरी दुनिया को ये सॉल्यूशन को रखना चाहते हैं और हम ये प्रोजेक्ट उस लेवल पे, उस कैपेसिटी के ऊपर करना चाहते हैं कि जो पूरी दुनिया के लिए सॉल्यूशन लेके आए। आज सॉल्यूशन के लिए क्या देखा जाता है? रिन्यूएबल में क्या देखा जाता है? तो वो देखा जाता है सोलर। पूरी दुनिया के अंदर सोलर का बिजनेस कर रहा है चाइना। सोलर पैनल, अपने इंडिया में भी 90% सोलर पैनल वहां से आते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं 60%।
पूरी दुनिया के अंदर जो बैटरी जाती है ना, जो बैटरी व्हीकल्स आप बात कर रहे हो, 80% पूरी दुनिया में बैटरी जाती है चाइना से। जो जो बैटरी की मेटल्स है, धातु है, उसकी जो खदानें हैं जिस देशों में, वो खदानें चाइना की ओनरशिप की, उनकी खुद की ओनरशिप में। उस खदानों से लेके, मेटल से लेके बैटरी बनाने तक पूरा जो वैल्यू चेन है ना, 80% पूरा कंट्रोल, पूरा सप्लाई, सब कुछ है चाइना का। और देखा ना आपने, सीओपी में चाइना आया भी नहीं, उसको टाइम ही नहीं है। अभी अमेरिका और चाइना का ऐसा बोल रहे कि कुछ दिनों से बहुत ज्यादा झगड़ा चल रहा है एक दूसरे का, वो देखते नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। लेकिन पिछले साल जितना माल चाइना ने अमेरिका को दिया था, इस साल 50% उन्होंने ज्यादा बेचा है अमेरिका को, क्योंकि ये सब रेन्यूएबल और बाकी सब चीजों में। तो सिर्फ बिजनेस और इस तरह से काम कर, और पूरी दुनिया के सामने तो कोई सोल्यूशन ही नहीं, करे क्या। और इसीलिए एमसीएल को भी 1-2 प्रोजेक्ट यहां वहां किए, कुछ करने के लिए किए, इससे काम नहीं चलने वाला अपना। आज जो भी लगता है आपको थोड़ा सा टाइम या यहाँ वहां हम लोग कर रहे हैं, ये इसीलिए कि एक बार ये प्रोजेक्ट चालू हुए तो इस तरह से इतने फास्ट हम लोग करें कि पूरी दुनिया को दिखाना है। ये किसी को दिखाने के लिए इधर उधर नहीं करना है। और आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, अगर हम लोग इतना सोच के आपको ये प्रेजेंट करते हैं, ये सब बताते हैं, तो सोचिए हम लोग ने कितना सोचा होगा, कितना सोचा होगा कि आगे आने वाले दिनों में और हमारे तहसीलों में तो एक नहीं, ऐसे 20-20, 40-40 फैक्ट्री लगेगी। आप सोचिए क्या इंपैक्ट रहेगा पूरी दुनिया में। जो एमसीएल काम कर रही है ना अभी, उसके लिए काम करें। आप लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए काम करें, और आप 100% निश्चिंत रहिए, ये काम बहुत जल्दी पूरा करेंगे और पूरी दुनिया को दिखा देंगे हम लोग क्या करना है, कैसे करना है। दूसरा, अभी देखो यूनाइटेड नेशंस ने भी क्या किया पिछले साल से। यूनाइटेड नेशन थक गई इतने साल काम करके, 28 साल से वो काम कर रहे, लेकिन नहीं हो रहा है, ऐसे हो रहा है। देश आते हैं, साइन करते हैं, लेकिन करते नहीं, कंप्लायंस नहीं करते। तो इन्होंने नई स्कीम चालू की, रेस टू जीरो कैंपेन, क्योंकि उनको मालूम है कि अगर वो वहां की सरकारें नहीं कर रही है, वो किसी के कंट्रोल में या नहीं कर रही है, तो लोग आइए, ऑर्गेनाइजेशंस आए और ये काम करें। तो उन्होंने ऐसा कैंपेन शुरू किया है कि अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप कंपनी करके साइन करो कि आप अपने कंपनी को नेट जीरो करें। आप अगर कोई छोटा सा आपका टाउन है, शहर है, तो आप शहर करके साइन करो, मेयर करके साइन करो, इस शहर को आप ठीक करोगे। लोग है तो लोग आओ और कैंपेनिंग शुरू, यानी जिससे हमने शुरुआत की वहां वो अभी 28 साल के बाद यूनाइटेड नेशंस आया है। दोस्तों, आज हर तहसील में हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, हर तहसील को हमें कार्बन न्यूट्रल बनाना है। हर तहसील को हमें ये पूरी चीज जो आज इतने सालों से बहस हो रही है उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और एक एंगल नहीं है, जैसे हमने शुरुआत की यूनाइटेड नेशन ने क्या हुआ, उसके 17 एंगल है, 17 अलग अलग चीजों में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर वो काम कर रहे हैं। जहां भूख से लेके, एजुकेशन से लेके, मेडिकल फैसिलिटी से लेके, ये पूरा कुछ है। चाहे वो पर्यावरण का ख्याल हो, पानी के अंदर के जीव जंतु हो, जमीन के ऊपर के, सब 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 ऐसा ही ख्याल, ऐसा ही जो यूनाइटेड नेशंस ने पहले दिन से शुरुआत की है दुनिया के लिए, वो हम अपने हर तहसील के लिए देख रहे हैं। इक्विटेबल इनकम से लेके बहुत सारी चीजें। इसीलिए तो हम लोग जो भी कुछ इसमें तैयार करेंगे, मुनाफा करेंगे, जो भी कुछ करेंगे, मैक्सिमम लोगों को देंगे। कितना चाहिए आपको, मुझे मिलके कितना पैसा लगता है, क्या लगता है, और इसी पे हम लोग विश्वास रखते हैं। दोस्तों, आने वाली तारीख में ये जो हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं ना, ये जो काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला काम हम लोग करेंगे। और ये नहीं सिर्फ डेमो प्रोजेक्ट करेंगे। अभी इजराइल देखो, इजराइल में 20% जो पूरा जमीन है ना इजराइल की, 20% ऐसी जमीन है कि जो जिसमें खेती हो सकती है, 80% में तो खेती ही नहीं हो सकती, ऐसा कुदरत ने उनको दिया है। फिर भी वो इतनी मेहनत कर रहे, यहां से पानी वहां लेके जा रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं और खेती को कर रहे हैं बढ़ावा। आपको तो मालूम है इजराइल के क्या कर रही है खेती। और अपने तरफ देखिए ना, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, सबसे ज्यादा पोटेंशियल आज हमारे देश में है। ये पूरे हर साल ये जो हो रही है, ये जो परिषदें हो रही है, लोग आ रहे हैं, इकट्ठा आ रहे हैं, डिस्कशंस कर रहे हैं, सॉल्यूशन देने का काम सिर्फ अपने देश में है। सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। आज जो भी एक एक दिन आप जो गिन रहे हो ना,
एक एक दिन पूरी तरह से 24/7 हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ये पहले फेज के प्रोजेक्ट दुनिया के लिए सबसे आई ओपनर रहने वाले हैं और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला काम हम लोग करने वाले हैं। और इसमें ये पूरा है, ये हर चीज अगर आप देखोगे, सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं, सिर्फ पेट्रोकेमिकल की बात नहीं है, फ्यूल तो है ही ईंधन जिससे हम लोग शुरुआत करेंगे, लेकिन आज हम लोग ये जो CSR की भी बात कर रहे हैं ना, ये भी पूरी दुनिया को दिशा दिखाने वाला है कि कैसे आने वाले दिनों में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें। और कुदरत ने, भगवान ने हमको इतना दिया है कि मिलके हम लोग पूरी दुनिया में बहुत आगे इसमें निकल जा सकते हैं। और वही एक ही आदमी है ये जो करेगा। कौन है वो? किसान। हमें मिलके अपने किसानों को मजबूत करना है। तो दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं, काम करते हैं, बहुत जल्दी इस फैक्ट्री की शुरुआत करते हैं। और जितना जबरदस्त काम आप कर रहे हैं वैसे ही चालू रखिए। आने वाले दिनों में आपको हो सकता है आप पे से कोई जाएगा यूनाइटेड नेशन पे, और बाकी जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, आप प्रेजेंटेशन देंगे कि कैसे तालुका को अपने नेट जीरो किया और सभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट चालू किए। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच श्याम सर। जी हाँ, आपने सही कहा, सॉल्यूशन हम देने वाले हैं। जी हाँ, हम मतलब MCL, हमारा किसान और आप सभी। सीओपी की जो आज की श्याम सर की प्रेजेंटेशन थी, वो हमारे लिए बहुत सारी एक कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम को सिंप्लीफाई करने वाला वो एक बेस्ट एफर्ट था। और आज शायद हम लोग सब लोग सीख गए होंगे कि MCL ये बाकी जो समझो एक सोच है, और ये सोच बहुत बहुत गहरी रूट्स वाली सोच है। और जैसे आपने देखा कि क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर पेरिस एग्रीमेंट से लेकर कल तक की इटली वाली COP कॉन्फ्रेंस तक, ये जो जर्नी है वही फ्यूचर है। और इस फ्यूचर को डॉक्टर श्याम सर के नेतृत्व में हमने 20 साल पहले नापा था, और उसके आज फल आपके माध्यम से सबके पहुंच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच श्याम सर, इट वाज अ फैंटास्टिक प्रेजेंटेशन एंड अ ग्रेट लर्निंग टू एवरीबॉडी। यस, प्राची मैडम ने आज हमारे ट्राइबल लीडर्स की बात की, हमारे आदिवासी लोगों की बात की, जो इतिहास बताने की कोशिश की, वो भी हमें बता रही है कि हमारी जो सोच है वो आदिवासी समाज के निसर्गत नेचर के प्रो सोच है। तो ये सारी सोच ही आदमी को बड़ा करती है। आदमी सब सोच कर ही उसके माध्यम से बड़ा होता है। और इसके लिए आज का ये फ्राइडे वेबिनार एक अलग तरह की ट्रेनिंग थी, एक अलग तरह का ज्ञान था, एक अलग तरह का विज्ञान था। तो थैंक्स अगेन श्याम सर, थैंक्स प्राची मैडम, एंड यस, thank you everybody who are believing in MCL, who are believing in nature and future of this Mother Earth. Thank you, channel partners. Thank you, very MVP owners. Thank you very much, our MP owners, our BDS, BDS, Prime BDS. And thanks again, MCL परिवार। मैं हर बार की तरह आज भी कहूंगा, yes, 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 आपको इस देश की मिट्टी का वास्ता है, और MCL ही सुजलाम भारत का रास्ता है। Thank you very much. Thank you very much, Dr. Lavesh sir, and thank you very much, प्राची मैडम। आपने आज फिर एक नई बात एक नए एंगल से हमें सिखाई। थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर। जो बात हम हर रोज, हर दिन, हर पल कहते हैं कि वी वांट टू गिव द सॉल्यूशन टू द ग्लोबल वार्मिंग, एंड आज वो बात किस प्रकार से, मतलब हम सिर्फ बात नहीं करेंगे बल्कि हम ये करके दिखाएंगे। इस बात का शायद ब्लूप्रिंट आज लोगों को पता चल गया होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर। जिस प्रकार आपने पिछले 20 वर्षों से इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करके इस प्रोजेक्ट को इस मुकाम तक लाया है, इसके बाद आगे ले जाने की सारी जिम्मेदारी हम पर, पूरे MCL परिवार के ऊपर है। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर श्याम सर, थैंक यू for giving us this opportunity, and thank you very much MCL family, सारे प्राइम BDS चैनल पार्टनर्स, MPO, MVPs, सारे लोग जिन्होंने MCL के इस मिशन के ऊपर भरोसा रखा और जी जान से काम कर रहे हैं। थैंक यू MCL टीम। और मैं फिर एक बार आपका होस्ट मंगेश शेलार आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मिशन को, इस विजन को आगे लेकर जाने के लिए आप लोगों के फीडबैक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
तो कृपया आप चैट बॉक्स में दी गई लिंक के ऊपर जाकर आपका फीडबैक हमें सेंड कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। और फिर एक बार आप लोगों को यह नम्र निवेदन है कि आप अपने परिवार का, पूरे एमसीएल परिवार की सेहत का ख्याल रखिए और इसी तरह स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं फिर आपसे ये घोषित करना चाहता हूं कि यह वेबिनार, यह ट्रेनिंग सेशन यही समाप्त हुआ। धन्यवाद।